सवाना के मैदानों में विचरते हमारे पूर्वजों ने सीखा, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। झाड़ियों में हुई आवाज 10 में से 9 बार सिर्फ हवा के झोंके से होती थी, लेकिन समझदारी हर बार भागने में थी, क्योंकि किसी एक बार आवाज के पीछे शिकारी जानवर भी हो सकता था। प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी की इस इक्वेशन में जिसने ज्यादा दिमाग लगा दिया, मारा गया। इसीलिए जीव विकास के क्रम में सिर्फ वही जीन्स आगे बढ़े जो डर को तवज्जो देते थे, महत्व देते थे, ज्यादा रिस्क नहीं लेने का। ये बात तब से हमारे डीएनए में गुथी हुई है। लाखों साल पुराने मनुष्यों की ये कहानी हम आज क्यों बता रहे हैं? दरअसल हाल में यूएस में हुई एक रिसर्च में बात सामने आई कि कंटेंट कंज्यूम करने वाले लोगों में 84% अमेरिकी ट्रू क्राइम कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। ट्रू क्राइम यानी असली क्राइम, फिक्शन वाला क्राइम नहीं। पॉडकास्ट सुनने वालों में 42% लोग ट्रू क्राइम को सुनना पसंद करते हैं और इनमें से 90% ट्रू क्राइम पॉडकास्ट के बिंज वॉचर्स हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्रकार का कंटेंट अमेरिकी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा पसंद आता है। और ये सब सिर्फ यूएस में ही हो रहा है ऐसा भी नहीं है। हिंदुस्तान में भी पिछले 5 सालों में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्रीज में से 40% ट्रू क्राइम जॉनर की थी। स्पॉटिफाई की कल्चर नेक्स्ट रिपोर्ट बताती है कि जेनजी के बीच ट्रू क्राइम दूसरा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला जॉनर है। द देसी क्राइम पॉडकास्ट और रॉटन मैंगो ऐसे ही ट्रू क्राइम पॉडकास्ट हैं जो खूब पसंद किए जा रहे हैं, ट्रेंड करते रहते हैं। जो यूएस और इंडिया में दिख रहा है आपको होते हुए, वही यूरोप में दिख रहा है, अफ्रीका में भी ऐसी ही स्थिति है। अगर आप ये सोचते हो कि ये सब नेटफ्लिक्स एंड चिल वाले दौर में ही देखने को मिल रहा है, तो आप गलत हैं। अपराध से जुड़े कंटेंट में रुचि देश और काल से भी परे है, और ये हमें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कुछ बड़ी दिलचस्प बातें बताती हैं, जिनका संबंध उन प्राचीन मनुष्यों से है जो अफ्रीका के जंगलों से निकले और दुनिया भर में बसे। तो आज हम आसान भाषा में अपराध की कहानियों में इस आदिम रुचि को समझेंगे। इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले आप जान जाएंगे कि अपराधों की कहानियां सुनने में हमें इतनी दिलचस्पी क्यों रहती है, हमारा दिमाग इस तरह के कंटेंट पर कैसे रिएक्ट करता है, और क्या इन कहानियों को सुनने का, देखने का कोई अनचाहा असर भी होता है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। ट्रू क्राइम फैसिनेशन के पीछे एक थ्योरी है, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। धरती पर बिताए हजार सालों में इंसानों ने सर्वाइवल के कई गुण सीखे कि जिस जंगल की आग से डर लगता है, अगर उसे टेम कर लिया जाए, काबू कर लिया जाए, तो खाना स्वाद लग सकता है। जिस गहरे पानी में डूब जाते हैं, उसमें अगर हाथ पैर चलाए जाएं तो तैरा भी जा सकता है, आदि इत्यादि। ये सारे अर्जित सबक और गुण धीरे धीरे हमारे मानस में बसते गए, और इसी तरह काम करती है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। हमारा सॉफ्टवेयर हमारे पूर्वजों के डेटा के आधार पर अपडेट होता रहता है लगातार। इसी एवोल्यूशन में इंसानों ने खुद में एक फीचर को ऐड किया कि किसी दूसरे के एग्जाम्पल से भी सीखना। याद कीजिए, मम्मी अक्सर चिंता करती है, किस्से सुनाती है कि जैसे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ, कैसे किसी और को धोखा मिला। रिश्तेदारों की, आपके दोस्तों की या अपने समय की कहानियां सुनाती हैं। इन कहानियों के जरिए वो आपको आगाह कर रही हैं, जिससे आप सचेत रहें और भविष्य में आने वाली किसी ऐसी ही सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। कई लोगों के लिए क्राइम पॉडकास्ट और शोज भी यही मम्मी वाला काम करते हैं। इसके जरिए भी लोग क्राइम और कई क्राइम्स के मोडस ऑपरेंडी को समझते हैं और अलर्ट होते हैं। साइकोलॉजी टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि क्राइम की वो कहानियां जो बड़े और कॉम्प्लेक्स क्राइम्स से जुड़ी होती हैं, डर को प्रोसेस करने, उनको मैनेज करने का एक तरीका हमको देती हैं, मुहैया कराती हैं। जैसे रमन राघव का एग्जाम्पल, लोगों ने इस मूवी में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। मूवी में रमन राघव एक ऐसा क्रिमिनल है जो पब्लिक के बीच है और बहुत सफाई से सभी सोशल रूल्स और एथिक्स को चुनौती दे रहा है। हम में से कोई भी रमन राघव जैसे शख्स के सामने नहीं पड़ना चाहता है, उसका विक्टिम नहीं बनना चाहता, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वो ये सब करता कैसे था। फिल्म हमें एक साइको किलर को जानने का मौका देती है, बिना अपनी सुरक्षा को खतरे में डाले। हम फिल्म देखकर रोमांचित होते हैं, और जब फिल्म खत्म होती है तो फिल्म की स्मृतियों के साथ साथ एक भरोसे का भाव हमारे मन में होता है कि हम रमन राघव से बच भी सकते हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि वो काम कैसे करता है। अब ये काम होता कैसे है, यहाँ आता है दूसरा साइकोलॉजिकल फिनोमेना। साइकोलॉजी में सारा खेल हार्मोन्स का है। हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं जिन्हें हार्मोन कहा जाता है।
इनके कई सारे काम हैं, जैसे डोपामिन जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं, उसका काम है खुशी की बारिश करना, हम खुश हो। वैसे एक हार्मोन है एड्रेनलिन, इसे कहते हैं फाइट या फ्लाइट हार्मोन। यानी ये रिलीज हुआ तो इंसान इंस्टेंटली फैसला करता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उसे डट कर लड़ना है, वहीं खड़े रहना है, या फिर फ्लाइट, वहां से चंपत हो जाना है, खुद को बचाना है। इसी को शास्त्रों में एड्रेनलिन रश कहा गया है। लेकिन सीन यह है कि एड्रेनलिन तब रिलीज होता है जब खतरे की भनक लगती है या रोमांच पैदा होता है। अब बात कुछ ऐसी है कि इंसान का दिमाग संभावित खतरों का जवाब बेहतर तैयारी से देता है। यानी किसी सिचुएशन में भागना है या नहीं है, फ्लाइट करना है, फाइट करना है, इसका फैसला दिमाग तो हर बार करेगा ही, लेकिन अगर उसे थोड़ा सा नोटिस मिल जाए तो वो और बढ़िया सोल्यूशन आपको देगा। ये नोटिस कुछ भी हो सकता है, पूर्वाभास हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकती है, या फिर संभावित सिचुएशन का अंदाजा हो सकता है। क्राइम सीरीज से हमें यही अंदाजा मिलता है। व्यक्ति एक कंट्रोल सेटिंग में एक असल खतरे को महसूस करता है। इसी वजह से क्राइम सीन देखते वक्त डर से शरीर में एड्रेनलिन रश भी देखने को मिलता है। हमने आपको शुरू में बताया था कि अमेरिका में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ट्रू क्राइम कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करती हैं। वजह सेम है, डर और एड्रेनलिन रश को प्रोसेस और मैनेज करना। यूएस और हिंदुस्तान दोनों जगह ट्रू क्राइम कंटेंट में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर फोकस ज्यादा रहता है, इसीलिए उन्हें इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करने वालों में भी महिलाएं ज्यादा हैं। अब तीसरे एस्पेक्ट पर आते हैं। हमारे इर्द गिर्द कई ऐसे अपराध होते हैं जो अनसुलझे रह जाते हैं। मिसाल के लिए आरुषि तलवार केस है। 2008 के मई में नोएडा के एक फ्लैट में आरुषि की हत्या हो गई। इस केस को लेकर इतनी थ्योरीज आई कि आप गिन नहीं सकते। शुरुआती पुलिस जांच में आरुषि के माता पिता को प्राइम सस्पेक्ट माना गया, फिर बात नौकर पर चली गई, फिर एक अज्ञात आदमी तक चली गई जिसका कभी पता नहीं चला। लेकिन जब इनमें से किसी थ्योरी ने लोगों को संतुष्ट नहीं किया तो लोगों ने अदालत के जजमेंट से पहले ही एक कंफर्टेबल सॉल्यूशन को अपना लिया। उन्होंने आरुषि के माता पिता को दोषी मान लिया। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में माता पिता को केस से बरी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। यानी हम आज भी नहीं जानते हैं कि आरुषि की मौत कैसे हुई। ऐसे दिल्ली का बुराड़ी वाला केस है। एक ही घर के 11 सदस्यों ने एक ही रात में खुदकुशी कर ली। 11 लोग थे तो 11 पाइप, 11 गेट, 11 सलाखें, 11 टाइप की थ्योरी चलने लगी। हर चीज में लोग 11 ढूंढने लगे। बाद में घर के एक सदस्य को एक मनोरोग होने की बात सामने आई, लेकिन ऐसा कोई शख्स इस दुनिया में है नहीं जो किसी थ्योरी को सत्यापित कर सके। उस फैमिली का कोई मेंबर जिंदा नहीं है जो बता सके कि हाँ ऐसा ही हुआ था। तो बुराड़ी वाला केस भी एक अनसुलझी गुत्थी है। ऐसी अनसुलझी गुत्थियां हमें कॉग्निटिव डिसोनेंस की स्थिति में डालती हैं, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें हम तर्क और तथ्य पर चलकर भी विरोधाभासी नतीजों पर पहुंचते हैं। हमें फैक्ट्स पता है, हमारे पास सोचने का तरीका है, लेकिन जिस रिजल्ट पर हम पहुंच रहे हैं वो हमें संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। कभी ये सही लगता है, कभी ये सही लगता है, और हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमारे अपने बिलीफ सिस्टम से अग्री नहीं करता है। जब ऐसा होता है तो हमें लगता है कि हमारे अंदर कहीं कुछ अधूरा है, और इसी के चलते गिल्ट वाली फीलिंग आती है। इस वजह से लोग रेजोल्यूशन की खोज में लग जाते हैं सच की। इसीलिए वो इन मामलों से जुड़े पॉडकास्ट, वीडियो सीरीज, चाहे किताबें आ जाएं, उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, क्लोजर और रेजोल्यूशन ढूंढते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि क्या हुआ होगा, कौन जिम्मेदार होगा। इस तरह के कंटेंट के कंजम्पशन में आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है जो कि है मॉर्बिड क्यूरोसिटी। आपने कई डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी जो बड़े जघन्य अपराधों पर बनी है, जैसे जेफरी डामर से जुड़ा कंटेंट या टेड बंडी से जुड़ा कंटेंट या फिर निठारी कांड पर बनी सीरीज है। आम लोगों के लिए ये बेहद डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं। फिर भी इस तरह के कंटेंट का एक दर्शक वर्ग है बहुत बड़ा। इन्हें इनकी मॉर्बिड क्यूरोसिटी ही ऐसे कंटेंट की तरफ खींचती है। मॉर्बिड यानी ऐसी चीज़ जिसका संबंध मौत से हो या वायलेंस से हो। वाइड में छपी एक रिसर्च के मुताबिक मॉर्बिड क्यूरोसिटी और ट्रू क्राइम स्टोरीज लोगों को कई टैबू और सोशल इश्यूज को समझने में भी मदद करती हैं, खासकर वो जिनसे हम रोज़ाना ज़िंदगी में आमने सामने नहीं होते हैं या फिर उतनी गहराई से महसूस नहीं कर पाते, जैसे मेंटल डिस्ट्रेस या एक डिफिकल्ट चाइल्डहुड से पैदा हुआ एक हिंसक अपराधी। इस तरह के कंटेंट का एक पहलू और है जो पजल सॉल्विंग के थ्रिल से जुड़ा है। किसी भी ट्रू क्राइम स्टोरी के प्लॉट या किताब को लिखने में एक खास बात का ध्यान रखा जाता है कि कंटेंट अपने पूरी लंबाई में, अपने पूरे स्पैन में
इंगेजिंग रहे, इंगेजमेंट रहे उसमें। सारी कहानी एक साथ नहीं बतानी है। व्यक्ति को इस लालच में रखना है, दर्शक को या रीडर को, कि वो आगे देखे या पढ़े, तभी उसको पूरी बात पता चलेगी। जैसे 90s में कुख्यात अपराधी शिव प्रकाश शुक्ला की कहानी घटी। पूर्व आईपीएस राजेश पांडे ने इस पर एक किताब लिखी, वर्चस्व नाम की। अब इसमें कहानी है तो सही, लेकिन पूरी तरह से लीनियर नहीं है। इसमें शिव प्रकाश शुक्ला के साथ कई नेताओं और अपराधियों का जिक्र है, पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस का जिक्र है, जिससे पता चलता है कि कैसे आर्म्स ड्रॉप इंसिडेंट के तार शिव प्रकाश शुक्ला से भी जुड़े हो सकते हैं। यानी कई सारी कड़ियां हैं जिन्हें एक साथ जोड़ने पर लोगों को पजल सॉल्विंग वाली फीलिंग आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के अनुसार ट्रू क्राइम का ये पहलू हमारी क्यूरोसिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंस्टिंक्ट्स को पूरा करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रू क्राइम की कहानियों से डोपामिन रश भी होता है। जब व्यक्ति को कहानी में सरप्राइजेस, सस्पेंस और फिर उन सस्पेंस का जवाब पता चलता है, तब दिमाग को एक इंस्टेंट रिवॉर्ड वाली फीलिंग आती है। और भाई रिवॉर्ड मिला तो डोपामिन निकला और फिर हुई खुशी की बारिश। ये सभी पहलू तो फिर भी सेल्फ केंद्रित हैं, उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, लेकिन ट्रू क्राइम की पॉपुलैरिटी के पीछे एक और पर्सपेक्टिव भी है। एम्पैथी यानी दूसरों की तकलीफों को समझना, महसूस करना। आपको नोएडा का निठारी कांड याद है? कांड इतना भयानक था कि लोगों को इसने चौंका दिया। जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चला, लोगों ने अपनी सहानुभूति पीड़ित परिवारों के लिए जाहिर की। ऐसा ही 2012 के निर्भया केस के बाद भी हुआ। लोगों ने पीड़िता की तकलीफ को महसूस किया, उसके परिवार की, और उसके बाद सड़कों पर उतरे, आंदोलन किया। BBC साइंस फोकस में इस पर एक आर्टिकल है। इसके मुताबिक लोग ट्रू क्राइम की ओर इस वजह से भी अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उन्हें पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए एम्पैथी महसूस करने का मौका मिल जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रू क्राइम की स्टोरीज की पॉपुलैरिटी के पीछे एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी है, जिसमें एक तरफ डर, एम्पैथी और एथिक्स, तो दूसरी तरफ क्यूरोसिटी और थ्रिल भी है। बहरहाल आज का एपिसोड यहीं तक। इस एपिसोड को लिखा था आकाश ने, कुछ मदद उसकी कमल ने की थी, कुछ मदद हमने, और इसको रिकॉर्ड किया था विजय ने। आपके लिए एक छोटा सा संदेश ये भी है, इन्फॉर्मेशन है कि अब से आसान भाषा में के जो एपिसोड्स आपको इतने पसंद हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अब से आसान भाषा में बुधवार और शुक्रवार को, यानी वेंसडे और फ्राइडे को आया करेगा सुबह 8 बजे। आप कहेंगे कि एपिसोड्स का नंबर कम हो रहा है, हम कहेंगे कि उनकी क्वालिटी में इजाफा करने की कोशिश हो रही है। आपको हमारा ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगता है उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, हमें एक मौका दीजिए। हो सकता है आपने जो सोचा है उससे कुछ बेहतर लेकर हम आपके सामने आए। आपने ये एपिसोड देखा उसके लिए आपका शुक्रिया। आप बने रहिए दी ललन टॉक के साथ।